नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी गहरी पड़ताल दो बहुत ही पुराने लेकिन हमेशा चुभने वाले सवालों से शुरू होती है। पहला, धन का वो कौन सा रहस्य है जो 5000 सालों से भी नहीं बदला? और दूसरा, क्यों कुछ लोगों के पास हमेशा पैसा होता है जबकि बाकी लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता हर दौर में पूछे गए हैं, बेबीलोन की गलियों से लेकर आज के स्टॉक मार्केट तक। बिल्कुल। इंसान बस इसी पहेली को सुलझाने में लगा है और हमें लगता है कि जवाब बहुत मुश्किल होंगे, पर शायद वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। और इन्हीं आसान जवाबों की तलाश में आज हम जॉर्ज एस क्लासन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्राचीन कहानियों का एक खजाना है जो पैसे के सबक सिखाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन पुराने सिद्धांतों की गहराई में उतरना और ये समझना कि क्या ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतने ही काम के हैं। और यही तो सबसे मजेदार बात है, क्योंकि सिद्धांत कहानियों के रूप में है तो वो सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में उतरते हैं। वो नियम नहीं, आदतें बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बेबीलोन का ये खजाना आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन बेबीलोन शहर से, जो अपने समय का सबसे अमीर शहर माना जाता था। लेकिन मजेदार बात यह है कि बेबीलोन इसलिए अमीर नहीं था कि वहां सोने की नदियां बहती थीं। नहीं, या वहां के लोग दूसरों से कोई बहुत ज्यादा कमाते थे, ऐसा भी नहीं था। तो फिर राज क्या था? उनकी अमीरी का राज उनकी कमाई में नहीं बल्कि पैसे को संभालने की उनकी आदत में छिपा था। किताब में एक बहुत मजबूत लाइन है, धन उस जमीन पर उगता है जहां लोग उसे कमाना, बचाना और फिर से काम पर लगाना सीख जाते हैं। वाह, ये तो पूरा फोकस ही बदल दे पे। बिल्कुल, ये सारा ध्यान आपकी सैलरी से हटाकर आपकी आदतों पर ले आता है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हर कोई यही सोचता है। लेकिन बेबीलोन का ज्ञान कहता है कि अगर आपकी आदतें वही रहीं तो दोगुनी सैलरी के साथ आपके खर्चे भी दोगुने हो जाएंगे और आप रहेंगे वहीं के वहीं। सही बात है। और इसी बात को समझाने के लिए कहानी हमें मिलवाती है अरकाद से, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अच्छा? जब लोग उससे उसकी अमीरी का राज पूछते तो वो कोई जटिल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बताता था। उसका जवाब बहुत सीधा और गहरा था। क्या था वो जवाब? उसने कहा, मैंने सोने को अपना गुलाम बनाना सीख लिया, जो मेरे लिए दिन रात काम करता है। सोने को गुलाम बनाना, ये सुनने में बड़ा नाटकी लगता है। इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि पैसे को सिर्फ एक चीज की तरह मत देखो, उसे एक कर्मचारी की तरह देखो। आपकी तिजोरी में पड़ा सोना सिर्फ एक धातु है, लेकिन जब आप उसे काम पर लगाते हैं तो वो एक ऐसी सेना बन जाता है जो आपके लिए और सोना जीत कर लाती है। मतलब पैसा पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली। और यही एक विचार बाकी सभी फाइनेंशियल सिद्धांतों की नींव रखता है। तो चलिए उस पहली और सबसे जरूरी नींव के पत्थर पर आते हैं। किताब इसे धन का सबसे पहला और सुनहरा नियम कहती है। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये लाइन बहुत लोगों ने सुनी होगी, हाँ, पर इसका असली मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सैलरी से अपने लिए शॉपिंग करें। इसका मतलब है आपको जो भी आमदनी हो, सैलरी हो, बिजनेस का मुनाफा हो या कोई छोटा मोटा कमीशन, कुछ भी, उसमें से कम 10% हिस्सा किसी और को देने से पहले, जैसे किराया, बिल, ईएमआई। हाँ, इन सबसे पहले निकालकर अलग रख दें। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में जहां ईएमआई, बिल और बच्चों की फीस के बाद सैलरी बचती ही नहीं, ये प्रैक्टिकल कैसे है? ये बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोग इसी सोच की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। हम इंसानों में एक प्रेजेंट बायस होता है, मतलब हम आज के छोटे सुख को कल के बड़े इनाम पर तरजीह देते हैं। सही बात है। आज पिज्जा खा लेना ज्यादा आकर्षक लगता है बजाय उस पैसे को रिटायरमेंट के लिए बचाने के। बिल्कुल। पहले खुद को भुगतान करो का नियम इसी इंसानी कमजोरी का तोड़ है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने दिमाग को चकमा देने का तरीका है। बिल्कुल। जब आप पहले 10% निकाल लेते हैं तो आपका दिमाग बचे हुए 90% को ही अपना कुल बजट मानकर काम करता है। अच्छा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके खर्चे उसी 90% में कैसे सिमट जाते हैं। किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, तुम्हारी हर कमाई का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वाह। ये वो हिस्सा है जिसे आप अपने भविष्य के आप को वेतन के तौर पर दे रहे हैं। ये अनुशासन का पहला और सबसे जरूरी कदम है।
हाँ, अगर आप ये नहीं करते तो आप कभी बचत कर ही नहीं पाएंगे। कभी नहीं। ठीक है, तो हमने 10% बचा तो लिया, पर अब इस पैसे का क्या करें? इसे सिर्फ बैंक में रखने से तो ये गुलाम नहीं बनेगा, जैसा अरकाद ने कहा था। बिल्कुल सही पॉइंट। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अच्छा, अरकाद सिखाता है कि सिर्फ बचत करना आधा काम है। उस बचाए हुए पैसे को तकिए के नीचे रखने से वो बढ़ेगा नहीं। बल्कि महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाएगी। एग्जैक्टली। उस पैसे को काम पर लगाना होगा ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए। विचार ये है कि तुम्हारा पैसा तब भी काम करे जब तुम सो रहे हो। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की बात हो रही है। हाँ, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और बेबीलोन के लोग इसे 5000 साल पहले समझ चुके थे। हाँ, किताब इसे बहुत खूबसूरती से कहती है, तुम्हारा हर बचाया हुआ सिक्का एक बीज है जो पैसे का पेड़ उगा सकता है। और उस पेड़ पर लगे फल फिर से बीज बनकर और पेड़ उगा सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5000 रुपए बचाता है। ठीक है। और उसे कहीं निवेश करता है जहां उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। 60 साल की उम्र में उसके पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए होंगे। 2.5 करोड़ सिर्फ 5000 महीने से? हाँ, यही कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन अगर वो सिर्फ 10 साल की देरी कर दे, यानी 35 की उम्र में शुरू करे, तो 60 की उम्र में उसके पास सिर्फ 75 लाख रुपए होंगे। इतना बड़ा फर्क? समय का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। यही बेबीलोन के सोने को गुणा करने का रहस्य है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन भी तो है। निवेश करने में जोखिम भी तो होता है। अरकाद इसके बारे में क्या कहता है? बहुत जरूरी सवाल, और किताब इस पर बहुत जोर देती है। अरकाद की सीधी चेतावनी है, सिर्फ वही निवेश करो जहां तुम्हारा मूलधन सुरक्षित हो और तुम्हें ठीक-ठाक मुनाफा मिल सके। मतलब आंख बंद करके किसी भी चमकती चीज के पीछे नहीं भागना है। बिल्कुल नहीं। तो पैसा बचाना और उसे काम पर लगाना तो समझ आ गया, लेकिन ये सब बेकार हो जाएगा अगर कोई एक गलत फैसला हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दे। सही बात है। तो बेबीलोन के लोग अपनी इस जमा पूंजी को सुरक्षित कैसे रखते थे? उन्होंने सीखा था कि पैसा बनाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे बचा कर रखना। किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग बदकिस्मती से नहीं बल्कि अपने लालच और अज्ञानता भरे फैसलों से पैसा खोते हैं। अच्छा। अरकाद 3 बड़े खतरों से सावधान रहने को कहता है। वो 3 खतरे क्या है? पहला, जल्दी अमीर बनाने वाली योजनाएं। गेट रिच क्विक स्कीम्स? हाँ, कोई भी स्कीम जो रातों रात पैसा दोगुना या तिगुना करने का वादा करे, वो लगभग हमेशा एक धोखा होती है। दूसरा, ऐसे काम में पैसा लगाना जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। और तीसरा, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, अयोग्य लोगों से सलाह लेना। ये तीसरा पॉइंट तो आज के सोशल मीडिया युग पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जहां हर कोई फिन्फ्लुएंसर या वित्तीय गुरु बना हुआ है। एकदम। मुझे हमेशा अपने एक दोस्त की कहानी याद आती है। बताइए। उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार के कहने पर एक चमत्कारी रियल एस्टेट स्कीम में अपनी सारी बचत लगा दी थी। 6 महीने में पैसा दोगुना होने वाला था। फिर क्या हुआ? आज 2 साल हो गए हैं, न पैसा वापस आया और न वो रिश्तेदार फोन उठाते हैं। अरे बाप रे। बेबीलोन की सलाह बहुत सीधी है। सलाह उन लोगों से लो जो उस काम में माहिर हैं। मतलब ईंट बनाने वाले से गहनों के बारे में मत पूछो? बिल्कुल। अपनी मेहनत की कमाई को किसी के अधूरे ज्ञान पर दांव पर लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो हमने बचत, निवेश और उसे सुरक्षित रखने की बात की। अब आते हैं उस पैसे पर जो हम हर महीने खर्च करते हैं। किताब में घर के मालिक होने पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, कहा गया है कि हमेशा किराया देने से बेहतर है अपना घर होना। क्या ये आज भी उतना ही सच है? देखिए, अगर हम इसे शब्दशः देखें तो आज के दौर में किराया बनाम खरीद एक बड़ी बहस है। हाँ, बड़े शहरों में तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। बिल्कुल। शायद किराया देना ज्यादा समझदारी भरा हो, लेकिन अगर हम इसके पीछे के सिद्धांत को समझें तो बात सिर्फ घर खरीदने की नहीं है। बात है अपने सबसे बड़े खर्चों को एक बोझ की जगह एक संपत्ति में बदलने की। मतलब ये कि अपने खर्चों को काबू में रखो, फिजूल खर्ची और जरूरी खर्च के बीच का फर्क समझो। अच्छा। किताब ये नहीं कहती कि जीवन का आनंद लेना छोड़ दो, लेकिन ये जरूर कहती है कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। अपने घर का मालिक बनना उसी सोच का एक बड़ा प्रतीक है। वो कैसे? और हर महीने एक ऐसी चीज के लिए पैसा दे रहे हैं जो आखिरकार आपकी हो जाएगी, न कि किसी और की जेब में जा रही है। ये अपने खर्चों पर नियंत्रण का एक शक्तिशाली रूप है। और खर्चों पर नियंत्रण के साथ साथ किताब कमाई बढ़ाने पर भी उतना ही जोर देती है। यहाँ एक बहुत ही दमदार विचार आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा सोना नहीं है, तुम खुद हो।
ये शायद पूरी किताब का सबसे गहरा और शक्तिशाली सबक है। मुझे भी यही लगता है। पैसा, निवेश, संपत्ति, ये सब साधन है। असली दौलत तो आपकी कमाने की काबिलियत है। सही बात। और अच्छी बात यह है कि इस काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। ये एक मटका नहीं है जो एक बार भर गया, ये एक कुआं है जिसे आप जितना चाहें गहरा खोद सकते हैं। तो अपनी इस कमाई की काबिलियत को बढ़ाने का बेबीलोन का क्या तरीका है? 3 सीधे रास्ते बताए गए हैं। पहला, अपने हुनर में माहिर बनो। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक लेखक हों, एक इंजीनियर हों या एक सेल्स पर्सन, उसमें इतने अच्छे हो जाओ कि लोग आपको ढूंढते हुए आएं। दूसरा, हमेशा सीखते रहो, ज्ञान हासिल करो। आज के दौर में इसका मतलब है नए कोर्स करना, नई तकनीक सीखना, अपने क्षेत्र की खबर रखना। और तीसरा, जब आप ये दोनों काम करते हैं तो आप बाजार में अपने आप ज्यादा मूल्यवान बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये खुद पर निवेश करने की बात है जो आज भी उतनी ही सच है। आज तो शायद पहले से कहीं ज्यादा। किताब कहती है, तुम जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करोगे उतना अधिक सोना कमा सकते हो। ये तो एक गारंटी की तरह है। हाँ, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो हुनर और ज्ञान है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसे कोई नहीं छीन सकता। ये सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश है। तो इन सभी विचारों को समेटते हुए किताब हमें भविष्य के लिए योजना बनाने को कहती है। ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये दूरदर्शिता के बारे में है। अरकात कहता है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के भविष्य के लिए पहले से प्रावधान करो। यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास एक ऐसी आय का स्रोत हो जो तब भी तुम्हारा साथ दे जब तुम काम करने लायक न रहो। ये योजना बनाना आपको एक ऐसी मानसिक शांति देता है जो किसी भी दौलत से बढ़कर है। आपको पता होता है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। किताब इन सभी सबकों को सोने के 5 नियमों में पिरोती है। हाँ, ये 5 नियम पूरी किताब का निचोड़ है। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए रखो। दूसरा, उस बचत के लिए एक लाभदायक काम ढूंढो ताकि वो बढ़ सके और तुम्हारे लिए सोने की एक धारा बन जाए। तीसरा, सिर्फ माहिर और अनुभवी लोगों की सलाह पर ही निवेश करो ताकि तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहे। चौथा, ऐसे कामों में पैसा मत लगाओ जिनसे तुम वाकिफ नहीं हो या जिन्हें विशेषज्ञ लाभदायक नहीं बताते, मतलब लालच से बचो। और 5वां और सबसे जरूरी, अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तो जब हम बेबीलोन की इस प्राचीन बुद्धिमत्ता को आज के नजरिए से देखते हैं तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मेरे हिसाब से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, दौलत धीरे धीरे और लगातार मेहनत से बनती है, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये ईंट दर ईंट एक दीवार बनाने जैसा है। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुशासन हमेशा किस्मत पर भारी पड़ता है। रोजाना सही फाइनेंशियल आदतें अपनाना कभी कभार मिलने वाले किसी बड़े मौके से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और तीसरी, पैसा नियमों का पालन करता है, ये मनमौजी नहीं है। अगर आप इसके नियम सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो ये आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा उम्मीद बंधाती है, अमीर कोई भी बन सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये आपके जन्म या आपकी मौजूदा आय पर निर्भर नहीं करता। ये इन सरल कालातीत सिद्धांतों को सीखने और उन पर अमल करने पर निर्भर करता है। तकनीक बदल गई है, मुद्राएं बदल गई हैं, निवेश के तरीके बदल गए हैं। हाँ, लेकिन इंसान का लालच, डर और पैसे को लेकर उसका व्यवहार आज भी वही है जो 5000 साल पहले था। इसीलिए ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ किताब हमें एक आखिरी संदेश देती है। ये नहीं कहती कि जब सही समय आएगा तब शुरू करना या जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करना। नहीं, ये कहती है तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो। क्योंकि ज्ञान बिना अमल के बेकार है। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है। तो श्रोताओं को सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इन प्राचीन नियमों को देखते हुए आज के इस डिजिटल और तेज तर्रार दुनिया में बुद्धिमानी से निवेश करने का क्या मतलब है? क्या आकाद आज हमें क्रिप्टो करेंसी या AI स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देते, या वो हमें उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहने को कहते जो उन्होंने सिखाए थे?